चलो ठीक। मैं बिस्मिल्लाह स्टार्ट करें। करता हूँ फिर मैं आपको जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आज हम फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 के ऊपर डिस्कशन करेंगे प्रोफेशनल टैक्स फोरम के प्लेटफॉर्म पे। और हमारा फॉर्मेट ये होगा कि सबसे पहले मैं इमरान मुनीर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की जो चीदा चीदा चीज़ें हैं उसको हमारे पार्टिसिपेंट्स के सामने पेश करें। और उसके बाद फिर हमारे जो पैनलिस्ट हैं उसमें इमरान मुनीर साहब भी हैं, खुरम शहजाद असलम साहब हैं, हमारे साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। उनसे इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। और फिर पार्टिसिपेंट्स से भी क्वेश्चंस लेंगे। पार्टिसिपेंट्स लाइव क्वेश्चन भी कर सकेंगे, चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भी सेंड कर सकेंगे। तो मैं सबसे पहले इमरान मुनीर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी स्क्रीन पे जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 है उसको शेयर कर लें ताकि पार्टिसिपेंट्स को वो नज़र आ जाए। और जब आप अपना वो मुकम्मल कर लेंगे इसका दौरानिया तो फिर इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। ओवर टू इमरान मुनीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अब्दुल खान साहब। आज हम प्रोफेशनल टैक्स फोरम पीटीएफ के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंस सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट एक्ट जो 2023 आया है। इसकी स्टार्ट में हम चीदा चीदा जो नुकात हैं, जिसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एक्साइज के हवाले से जो जो अमेंडमेंट्स आई हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर इसमें जो जनरल क्वेश्चंस पिछले 3-4 दिनों में बहुत रैपिडली फ्लोट हो रहे हैं, वो सबके कॉमन क्वेश्चन भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस करें और उन क्वेश्चंस के साथ साथ फिर पैनल डिस्कशन की फॉर्म में हम इस प्लेटफॉर्म पे तमाम दोस्तों को ले लेंगे ऑन बोर्ड, और जिनके क्वेश्चंस होंगे जो इस पे ओपिनियन देना चाहेंगे उन सबको इसमें साथ साथ ले लेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम लोग वेयर एक्ट से करेंगे जी रीडिंग, और उसके बाद फिर हम उस पे जो कमेंट्री है, ये जो चीज़ें हैं वो हम उसके बाद देख लेंगे साथ साथ। जी ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। ओके, आई होप ये विजिबल है सबके लिए। जी विजिबल है। ठीक हो। अच्छा जी, ये बेसिकली है जी फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल, जो फाइनेंस अमेंडमेंट जिसको हम कह रहे हैं। इसका जो इन्होंने शॉर्ट टाइटल में इसका टाइटल दिया है वो फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इन्होंने पहली लाइन में लिख दी है, जिसपे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आएंगे, आ भी रहे हैं। अगर आप इसको पढ़ें तो इसका जो 1-2 है, इट स्टेट्स दैट इट शैल अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज कम इनटू फोर्स एट वंस। और इसकी जो डेट है वो 14 फरवरी 2023 है। तो इसका मतलब ये है कि ये 14 फरवरी 2023 से एप्लीकेबल है। इसमें अब हम इसकी जो समराइज तरीके से चलते हैं, जिस तरह एक्ट में अमेंडमेंट्स आई हैं। सबसे पहले इसमें सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में जो तरमीम आई है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अहम तरमीम है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसी तरमीम के ऊपर आ रहे हैं, और लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर परेशान भी हैं कि इसको किस तरह से मैनेज करना है। वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि अमेंडमेंट आई क्या है। सेक्शन 3 जो कि रेट ऑफ सेल्स टैक्स, चार्जेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स को डील करता है, उसमें अमेंडमेंट है। उसमें उन्होंने कहा है सेक्शन 3 की अमेंडमेंट हो रही है। इस पे चूंकि एसआरओ में कुछ एम्बिग्यूटी थी कि शायद 3(1)(a) में है या किस में है। यहाँ पे उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया, सेक्शन 3 में अमेंडमेंट है। वेर एवर द वर्ड 17
the word 17 wherever occurring the word 18 shall be substituted। अब इसका मतलब ये है कि सेल्स टैक्स का जो रेट 17% था वो अब हर जगह पर 18% हो गया है। फर्दर इसमें इन्होंने सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए में इन्होंने अमेंडमेंट जो दी है, बिफोर द एग्जिस्टिंग प्रोविजो फॉलोइंग न्यू प्रोविजो shall be inserted, provided that federal government may subject to such conditions and restrictions as it may impose by notification and official gazette, declared that the tax on goods specified in third schedule shall be collected and paid at such higher rate or rates on retail price thereof as may be specified in the said notification। यानी इन्होंने थर्ड शेड्यूल आइटम को भी इसके अंदर कवर कर दिया। इन एग्जिस्टिंग प्रोविजो आफ्टर द वर्ड प्रोवाइडेड द वर्ड फर्दर शैल बी इंसर्टेड। ठीक हो गई। एट शेड्यूल के अंदर भी अमेंडमेंट है जी। एट शेड्यूल के कॉलम 1 है, अगेंस्ट सीरियल नंबर 47 एक्सप्रेशन 17% एक्सप्रेशन 18% शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। सीरियल 56 है, 17% 18% सब्स्टिट्यूट है। इसकी हम डिटेल अभी कर लेते हैं डिस्कस, एक दफा जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लें कि इसमें अमेंडमेंट आई क्या है। नाइन्थ शेड्यूल है, नाइन्थ शेड्यूल में भी ये बेसिकली नाइन्थ शेड्यूल है जो इम्पोर्ट होते हैं मोबाइल फोन, आपके सेल फोन, उनके ऊपर है, उन पे भी 18% कर दी है। और इसमें अगर आप एंड पे देखें तो 3 नंबर जो है जिसमें अगेंस्ट कैटेगरी जी है, जी कैटेगरी है जो मोबाइल फोन जिसकी प्राइस $500 से ज्यादा है, उस पे 17% से 18% नहीं किया गया, वो 25% कर दिया गया। दैट मीन्स कि जो एक्सपेंसिव मोबाइल फोन है उन पे जो रेट है वो ज्यादा कर दिया गया है, 25%। इसके बाद अमेंडमेंट हम देखते हैं जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो अमेंडमेंट्स हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में से सबसे पहले अमेंडमेंट है सेक्शन 37 में, जो कि डील करता है कैपिटल एसेट्स के हवाले से। इसमें वो कह रहे हैं कि जी द पर्सन एक्वायरिंग कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी अगर आप कैपिटल एसेट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी एक्वायर करने जाते हैं तो यू शैल डिडक्ट एडवांस एडजस्टेबल टैक्स फ्रॉम ग्रॉस अमाउंट पेड एट द कंसिडरेशन फॉर शेयर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ fair market value of share, which shall be paid to the commissioner by way of credit to the federal government within 15 days of payment। अच्छा, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है समझने वाली। पहली चीज तो ये है कि विद होल्डिंग टैक्स है एडजस्टेबल 10% के ऊपर, और दूसरी चीज है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द शेयर। जो कॉस्ट प्राइस मेंशन होती है शेयर की, जो फेस वैल्यू होती है, जो लोग स्टॉक मार्केट से इंगेज हैं या लिस्टेड कंपनियों के हिसाब देखते हैं वो लोग इससे फेमिलियर हैं, और ये बेसिकली अमेंडमेंट है भी उन्हीं की है। इसी में फर्दर उन्होंने आगे कहा है कि जी जो प्रोविजो 68 है, वैल्यू ऑफ शेयर फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 6 shall be fair market value as prescribed in subsection 4 of section 101A without reduction of liabilities। ये इंपॉर्टेंट है कि विदाउट रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज, यानी शेयर्स के अगेंस्ट अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है तो वो आप उसमें से रिड्यूस नहीं कर सकते। इसी तरह इससे अगला सेक्शन है, इसमें इसकी इन्होंने कहा कि अगर आप एग्जम्पशन या रिड्यूस रेट लेना चाहते हैं तो वो कमिश्नर की एप्लीकेशन है, ये इसी से रेलिवेंट है। उसके बाद है जी प्रोविजो 161 162 एंट्री नंबर 15 टेबल 182 191 205 मुटेंडिस अप्लाई टू टैक्स डिडक्टेबल एंड पेएबल अंडर दिस सेक्शन, ये इसी कैपिटल एसेट की आ गई। और इसके बाद इन्होंने पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ, अच्छा इसमें जब डिस्पोजल करना है तो उसमें भी टैक्स डिडक्शन है और कमिश्नर को आपने स्टेटमेंट फर्निश करनी है विद इन 30 डेज। पहले जो ऊपर था वो विद इन 15 डेज था, जो टैक्स आपने काटा है वो जमा करवाना है। अगर आप ये देखिए 6 में 15 डेज है, और अब ये इन्होंने यहाँ पे इसको डिस्पोजल पे जो टाइम है वो 30 डेज का कर दिया है। 37A है जी सब है वन द प्रोविजो फॉर द फुल स्टॉप एट द एंड अ कॉलन शैल बी सब्स्टिट्यूट देयर आफ्टर फॉलोइंग न्यू प्रोविजो शैल बी एडेड, provided further that this section shall not apply to disposal of securities made otherwise than through stock registered stock exchange। यानी ये जो सेक्शन है, ये दिस सेक्शन shall not apply to disposal of securities made otherwise than through registered stock exchange and which are not settled through NCCPL and provisions of section 37 shall apply on such disposal of securities accordingly। इसकी डिटेल हम अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये चूंकि थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप है, इसमें हमारे जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उस हिसाब से इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि शेयर्स की ये ट्रेडिंग के हवाले से भी आएगा और जो लिस्टेड कंपनीज में काम जो लोग कर रहे हैं उनके हवाले से भी आएगा। नेक्स्ट है जी 236CB। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। देखिए फिर एक दफा दोबारा से काफी अरसे के बाद ये जो आपके शादी हॉल हैं, मार्कीज हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, कमर्शियल लॉन है, क्लब है,
इन लोगों पे दोबारा से टैक्स लगाया गया है। ये अब और तरीके से है। पहले आपको याद होगा कि वो पर पर्सन के हिसाब से गैदरिंग का एक टैक्स हुआ करता था आज से कुछ अर्सा पहले, जिसमें काफ़ी महकमे के साथ लड़ाई झगड़े भी चलते रहे हम लोगों के। इसको पढ़ लेते हैं जी। ये कहता है जी, एवरी प्रेस्क्राइब्ड पर्सन शैल कलेक्ट एडवांस टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 11 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल on the total amount of a bill from a person arranging or holding a function in a marriage hall, marquee, hotel, restaurant, commercial lawn, club, a community place, or any other place used for such purpose, subject to such conditions and limitations as may be prescribed. इसमें फर्दर इसकी एक और क्लासिफिकेशन है, where the food services or any other facility is provided by any other person, the prescribed person shall also collect advance tax on the payment of such food, service or facility at the rate specified in division 11 of part 4 of first schedule from the person arranging or holding the function। यानी इसका मतलब है, अगर आप कहते हैं कि जी हमने जगह तो किसी से ली थी और वहां पे जो हमने खाना बनवाया वो किसी और से बनवाया है, हमने जो वहां पे लाइटिंग लगवाई है वो किसी और से लगवाई है, हमने जो वहां पर अदर अरेंजमेंट्स करवाई हैं, सर्विस ली हैं तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप कोई भी सर्विस ले रहे हैं तो वो तमाम की तमाम आप सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग अंडर दिस सेक्शन 236 सी बी होंगी। Advance tax collected under subsection 1 and subsection 2 shall be adjustable. In this section, function includes any wedding related event, a seminar, a workshop, a session, an exhibition, a concert, a show, a party, or any other gathering held for such purpose. तो जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसको उन्होंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया कि फंक्शन क्या होगा। सेकेंड एक्सप्लेनेशन प्रेस्क्राइब पर्सन की है। प्रेस्क्राइब पर्सन कौन कौन है जी? इंक्लूड द ओनर, अ लीज होल्डर, एन ऑपरेटर और अ मैनेजर ऑफ मैरिज हॉल, मार्की, होटल, रेस्टोरेंट, कमर्शियल लॉन, क्लब, अ कम्युनिटी प्लेस और एनी अदर प्लेस यूज फॉर सच पर्पस। प्रेस्क्राइब पर्सन में ये सारे लोग शामिल होंगे। फर्स्ट शेड्यूल है जी पार्ट 4, आफ्टर डिवीजन 10A the following new division shall be added। डिवीजन 11, ये अभी इसकी हम बात करते आ रहे हैं, डिवीजन 11 ऐड कर दी गई है। टैक्स रेट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 236 सी बी शैल बी 10%। यानी ये जो मैरिज हॉल, क्लब और दूसरे जो लोग अभी हमने जिनका जिक्र किया, जब ये टैक्स विदहेल्ड करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो ये उसका रेट जो है वो डिवीजन 11 में पार्ट 4 में फर्स्ट शेड्यूल में 10% होगा। इसके बाद जी अमेंडमेंट है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में। फेडरल एक्साइज एक्ट में इन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, रेट्स चेंज किए हैं। इसको हम टेबुलर फॉर्म में भी देख लेते हैं। 13 को 20% किया है अगेंस्ट सीरियल नंबर 456। उसके बाद अगेंस्ट सीरियल नंबर 9 है, इसमें 6660 को 9000 से सब्सिट्यूट कर दिया गया है। इसी तरह फिर 6500 को सब्सिट्यूट कर दिया 16500 से। ये रेट्स चेंज हुए हैं, इनकी डिटेल भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक्साइज के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज इसकी हम आपको फिर डिटेल बता देते हैं। फर्दर इसमें सीरियल नंबर 13 में 1 रुपी एंड 50 पैसा डिवाइड 2 रुपी शैल बी सब्स्टिट्यूटेड है। 58 में इसी तरह तब्दीली की गई है। sugary fruit juices, syrups, squashes, water, whether or not containing added sugar or artificial flavor, respective heading 10% of retail price है। इसी तरह से मिनिमम प्राइस रिस्ट्रिक्शन जो है वो 45 से 60 को रिप्लेस कर दिया गया है। एंड सिमिलर इज द केस इन टेबल 2 कॉलम 1 सीरियल नंबर 3 2। इनमें जो तब्दीली है वो 50,000 रुपीज के साथ एक्सप्रेशन 20% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ टिकट। ये बेसिकली जो बिजनेस क्लास ट्रैवलर हैं, ये फर्स्ट क्लास ट्रैवलर हैं, ये उन पे था 50,000 रुपये को उन्होंने कर दिया कि 20% ऑफ ग्रॉस अमाउंट और 50,000 विच एवर इज हायर। ये टिकट्स जो हैं ये इसमें उनके ऊपर जो टैक्स है उसको चेंज किया गया है। ये आपकी इसकी फेडरल एक्साइज की अमेंडमेंट है। आई थिंक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया है। मेनली एक पॉइंट में थोड़ा सा दोबारा रिपीटेडली क्लियर कर दूं और उसके बाद फिर हम इसको ना डिस्कशन में ले जाते हैं। जो सबसे पहली अमेंडमेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, वो है सेल्स टैक्स में। सेल्स टैक्स में जो अमेंडमेंट है दैट इज रेट ऑफ सेल्स टैक्स हैज बीन चेंज। अच्छा, रेट ऑफ सेल्स टैक्स जो है वो 17% है अभी करंट जो प्रोमulgated है, इसको चेंज करके 18% कर दिया गया है। ये अमेंडमेंट 14 फरवरी 2023 को आई है जी।
इसका मतलब ये है 13 फरवरी 2023 तक जो रेट ऑफ सेल्स टैक्स था वो 17% था। 14 फरवरी 2023 को जो रेट ऑफ सेल्स टैक्स है वो 18% है। अब जो, क्योंकि ये एट वंस इन फोर्स है, अगर आप देखें कि पहले पैरा में ही सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कम इनटू फोर्स एट वंस। तो ये 14 तारीख की जो अब इनवॉइस इशू होगी, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हमारे भी क्लाइंट्स भी पूछते हैं और लोग भी इस पे क्वेश्चन रेज करते हैं कि आप जो अब हम किस रेट पे अपनी इनवॉइस इशू करें। तो ये बिल्कुल क्लियर है इसमें कि ये अब 18% पे वो अपनी इनवॉइस इशू करेंगे। और इसमें कुछ पावर्स के हवाले से क्वेश्चन हुए थे कि क्या गवर्नमेंट के पास पावर है। तो सेल्स का सेक्शन 3(2)(b) इस पे बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है। एक्ट में गवर्नमेंट को पावर दी गई है, फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट जो है दैट, जो लोग कानून को समझते हैं, सेक्शन 7 आर्टिकल 77 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, वो डील करता है इसको, वो गवर्नमेंट को पावर देता है। गवर्नमेंट मीन फेडरल कैबिनेट। तो अगर कैबिनेट इसको अप्रूव कर देती है तो ये इमीडिएटली इट विल कम इन फोर्स, बिकॉज आपका स्टैच्यूट इसको अलाउ करता है। और इस पे हाई कोर्ट की जजमेंट भी है 2017 की। वो भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट कर देंगे। तो ये जो दो मेजर क्वेश्चन रेज हो रहे हैं ना इस फाइनेंस अमेंडमेंट के ऊपर, फाइनेंस एक्ट की जो अमेंडमेंट आई है 2023 की, वो ये दो मेजर क्वेश्चन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल सलाम साहब से कि हम इसको ले चलें अब ग्रुप डिस्कशन में, ताकि हम इसको फिर आगे दोस्तों से सवाल भी लेते हैं और डिस्कस भी करते हैं, ताकि मजीद इसमें थोड़ी सी ना चीज़ें क्लियर हों। बहुत सलीम, शुक्रिया बाकी आपका इमरान मनी साहब। मैं इससे पहले कि डिस्कशन की तरफ जाऊं, मैं सबसे पहले व्यूज़ भी लेता हूं। खुर्रम शहजाद साहब, आप अपना जरा माइक अनम्यूट कर लें और आप अपने जनरल व्यूज़ के बारे में पहले बता दें कि हाउ यू सी द फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023। जी, खुर्रम शहजाद। मुझे सुन पा रहे हैं आप? इनका माइक अनम्यूट कर दीजिएगा इमरान साहब। जी मैं कहा है, हो गए। योर जनरल व्यूज रिगार्डिंग फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023। अब्दुल सलाम साहब, मेरा टर्न है। जी जी, जी जी। आप अपने जनरल व्यूज के बारे में बता दें कि हाउ यू सी दिस मिनी बजट। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आईएमएफ की, जैसे ये गवर्नमेंट अभी कह रही है ना कि आईएमएफ का बड़ा प्रेशर था और उसके हमें ये अमेंडमेंट्स लानी पड़ी, चेंजेस लानी पड़ी। तो पहली बात तो हम ये भी क्लियर करते चले, क्योंकि हम माशाल्लाह समझते भी हैं इस चीज़ को, कि ये आईएमएफ का कोई प्रेशर नहीं था कि आप यही चेंजेस करें जो लाई गई है ना। क्योंकि आपको पता है कि आईएमएफ ना एक टारगेट बेस हमारे साथ उनका एक वो है, क्योंकि वो एक बैंक है, हमने उनके पैसे देने हैं या कोई इंस्टॉलमेंट देनी है, तो वो ये कहता है कि आप अपना टारगेट बढ़ाएं। अब मसला ये है कि क्या ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर इतना बोझ डाल के ही ये इकट्ठा किया जा सकता था, या हम कुछ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी कुछ रिफॉर्म्स कर सकते थे इसको लेके ना। जैसा कि इमरान मुनीर साहब या वो भी मतलब रेगुलरली फॉलो करते रहते हैं इन चीज़ों को, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जैसा प्रॉपर्टी सेक्टर है पाकिस्तान का, उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स करके भी हम इस मामला को बेहतर कर सकते थे। और इस तरह रिटेलर का टैक्स एक लाया गया था पिछले फाइनेंस एक्ट में, और फिर वो मरियम नवाज का एक ट्वीट आया कि मिफ्ता भाई ज़रा हाथ हौला रखें, तो उन्होंने वो पहले कहा कि हम अक्टूबर तक उसको रिलैक्स कर रहे हैं, और फिर कंप्लीटली विदड्रॉ कर लिया गया इस चीज़ को ना। तो अब कहने की बात सर ये है कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये हम कॉस्ट और मैनेजमेंट वाले और सीए वाले इस चीज को बेहतर समझते हैं, क्योंकि हम क्लाइंट्स मैनेज करते हैं। एक तो एक तरफ आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं, फिर आपकी जितनी इनपुट्स हैं उसके ऊपर ये इम्पैक्ट होता है, और फिर जब फाइनल प्रोडक्ट का रेट निकलता है उस पर फिर 1% रेट फिर बढ़ गया सेल्स टैक्स का ना। तो इससे ओवरऑल आप ये देखें कि इकोनॉमी के अंदर जो प्रेशर जाएगा प्राइसेस के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। मेरा एम्फेसिस इसके ऊपर यही है कि मैंने जितना भी इसको देखा है सर, उसमें यह है कि ज्यादा एम्फेसिस, एक तो ये सिगरेट का शोभा हमें मिला हुआ है कि हेल्थ के नाम पे हम जब भी आते हैं, वो एक लतीफा भी आप सबने पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा था कि जिस तरह हम सिगरेट के पीछे लगे हुए हैं ना, तो लगता है कि ये नशइयों ने ही सारा वारदात डाली हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो वो जब भी कोई बजट आता है तो हम सिगरेट की जो है वो कोशिश करते हैं कि उसका टैक्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक टाइम पे हम सिगरेट की भी इतनी टाइटनिंग कर देंगे कि वो बेचारे भी ये मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, जो जिस तरह का सिचुएशन मुझे लग रही है। और मैं कुछ बात करूंगा इसके अलावा कि मैं ये है कि हम टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर बिल्कुल हमारा कोशिश नहीं है। जब भी
मैं अगले दिन बड़ा हैरान भी हुआ कि आप 50s और 60s की अगर देखें ना, जो टैक्स रिफॉर्म की सजेशन IMF ने हमें दी हुई है, तो उसके अंदर ये जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, इस पे उन्होंने कहा था कि आप मेहरबानी करें, इसको रिफॉर्म कर लें। अभी आप माशाल्लाह समझते हैं, आप लोग फैसलाबाद से हैं, और फैसलाबाद का जितना एग्रीकल्चर, सिटी के अलावा जितनी भी तहसीलें हैं, तो वहां पे आप ये देखें कि एग्रीकल्चर के ऊपर रेवेन्यू कितना है और टैक्स कितना जमा हो रहा है वहां पे। तो वो बिल्कुल ही जो है ना, वो अब सीधी बात, उसमें मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी की थी कि वो अभी भी इन्होंने मनी को वाइट करने के लिए एक बहुत बड़ी विंडो दी हुई है कि नहीं समझ आ रही तो आप एग्रीकल्चर का जो टैक्स है वहां जाके अपना पैसा वाइट कर लें। तो मेरा इस पे सर पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये इन्होंने विद होल्डिंग टैक्सेस, एडवांस टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगले दिन हम आपको एक मजे की बात बताएं, एक सेमिनार में थे इस्लामाबाद में, तो हमने उनसे यही सवाल किया कि सर ये हम तो सोच रहे थे कि ये सिंगल डिजिट की तरफ सेल्स टैक्स जाएगा, तो ये सिंगल डिजिट की बजाय ये तो काम अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने बड़ा हैरान को हमें नंबर दिया, उन्होंने कहा जी कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, एडवांस टैक्सेस और विदहोल्डिंग टैक्सेस से FBR टोटल तकरीबन 85% रिकवरी करता है। तो रिमेनिंग जो इन्होंने इतनी फौज जफर मौज पाली हुई है, वो बिजनेस कम्युनिटी को भी तंग करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं। पिछले दिनों नोटिफिकेशन भी आया हुआ था कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ये सारे काम कर रहे हैं इनका स्टाफ, और वो उसमें 15% रिकवरी कर पाता है, यानी कि वो नोटिस से, केसेस से वो। तो मतलब अगर आप FBR को ये देखें, तो ये एक तरह से FBR की मुझे नाकामी भी लगती है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस, विद होल्डिंग टैक्सेस, एडवांस टैक्सेस आप आवाम पे लगाई जा रहे हैं, और आपकी कोशिश ये भी है कि हम ग्रॉस इनकम के ऊपर लोगों से टैक्स ले लें। अब मैं आपको मजे की बात और बताऊं कि अगर आप विद होल्डिंग टैक्सेस के जो है आप कैलकुलेशन करें ना, तो अगर आप किसी से 4% ले रहे हैं तो वो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। अगर आप उसकी नेट इनकम के ऊपर वो कैलकुलेट करेंगे, वो 6-7% बन जाती है। तो जो कि अगर आप देखें कि उसकी जो नेट प्रॉफिट रेशियो है, उससे वो बेचारा बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा है, फिर आप रिफंड देते नहीं है अगर कोई ज्यादा टैक्स दे देता है। तो इसलिए जो मेरा व्यू इसके ऊपर वो यही है कि सिर्फ ये है कि अपना टारगेट मीट करने के लिए ये एक अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि आप उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो लोड है वो बढ़ा रहे हैं, एडवांस टैक्सेस का और विदहोल्डिंग टैक्सेस का जो लोड है वो दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। तो मुझे उस तरह से ये कि टारगेट तो आपका हो जाएगा, लेकिन जो आप एक अनइवन सर्विस दे रहे हैं, सरफेस दे रहे हैं ना, वो बड़ी गलत है। यानी कि जो बंदा ऑलरेडी टैक्स के अंदर है उस पर मजीद टैक्स लग रहा है। और अभी आपको पता है कि हमारे यहाँ पिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी ये जो आपका टैक्स प्रॉपर्टी का सेक्टर है सर, इसकी अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये जो फाइलों में लोग डील कर रहे हैं, अभी तक FBR के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो उसको कर्टेल करे। और जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उससे ज्यादा जो फाइलों का बिजनेस है वो उससे बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो सारा कैश के ऊपर है, अनडॉक्यूमेंटेड है, और उसके ऊपर कोई किसी किस्म का जो टैक्स है वो नहीं लिया जा रहा। तो अभी आप देख भी रहे हैं कि हमारे यहाँ ये भी हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग दिन ब दिन कम होती जा रही है, और पैसा जो है वो सारे का सारा उठा के वो प्रॉपर्टी सेक्टर में पार्क हो रहा है। हालांकि इन्होंने 7E वाला वो काम किया है, लेकिन वो मैं अभी भी समझता हूँ कि उसके अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं कैलकुलेशन को लेके। तो मेरा व्यू इस पे सर ओवरऑल यही है। ज़ाहिर है बाकी तो इमरान साहब ने जो प्रोमिनेंट चेंजेस थी वो बता दी हैं। मेरा एक जनरल व्यू इस पे यही है कि ये खामखा का जो जब भी ये टैक्स लगाया जाएगा तो ये कहेंगे मजबूरी है, तो मजबूरी की सूरत में इनडायरेक्ट साइड को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस की जो है वो किसी किस्म की जो है वो वहाँ पे रिफॉर्म्स हमें नजर नहीं आ रही। शुक्रिया बहुत सर। शुक्रिया शहजाद असलम साहब, आपने बड़े डिटेल वे में व्यूज बताए। डेफिनेटली ये तो बात तय है कि जो मैयर्स उठाए जा रहे हैं उससे इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। GST का रेट 1% बढ़ने से और उसका कैस्केड इफेक्ट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि जो GST है वो उसका जो फंक्शन है वो एक वैल्यू चेन के जरिए से होता है और पूरी वैल्यू चेन के ऊपर उसका असर जाएगा। और थर्ड शेड्यूल की जो आइटम्स हैं उसके अंदर भी चूंकि वो चेंज वो भी होने ही वाली है तो उसका भी इम्पैक्ट जाएगा। मैं आप जरा इस फाइनेंस बिल के अंदर जो तरामीम की गई हैं उसकी तरफ आता हूँ और कुछ टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं वो मैं करता हूँ। तो इमरान मुनीर साहब, ये इस बात के ऊपर जरा नाजरीन को और हाजरीन को बताएं कि इस बिल की क्या फेट है। ये बिल एक्ट बन पाएगा, इसको पार्लियामेंट की सपोर्ट मिल जाएगी और प्रेसिडेंट साहब इसकी असेंट दे देंगे? व्हाट डू यू सी कि इसकी फेट क्या है?
देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। मैंने थोड़ा सा इस पे ब्रीफली एक बात पहले कही थी, मैं उसको थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो चीज़ सबसे पहले ये है कि देखिए, गवर्नमेंट ने अगर कोई काम करना है, कोई टैक्स लगाना है, तो उनके पास फिर 100 रास्ते होते हैं। वो किसी न किसी मजबूरी के तहत रख के उसको पेंडिंग नहीं कर सकेंगे। जैसे कि अभी 7E एक बड़ी मेजर चेंजिंग थी, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा हम लोग समझते थे इन्होंने काम किया कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव लगा दिया, 2022 पे भी अप्लाई कर दिया। जबकि हमारा ख्याल ये है कि जो भी कोई टैक्स आता है, जो भी कोई नोटिफिकेशन आती है, वो आने वाले दिनों के लिए होती है, ना कि वो जो वक्त गुजर गया पीछे उसके लिए। लेकिन उसके अंदर भी एक टेक्निकल लीगल वाले जो हमारे दोस्त हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो टेक्निकल लकूना है कि अगर आप वो जिस साल के अंदर जो आप अमेंडमेंट लेके आते हैं, अगर आप उसी साल के अंदर उसको लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो वो उन्होंने बजट के बाद फाइनेंस एक्ट को 30 जून 2022 से पहले असेंबली से पास करवा के और उसको करवा दिया था। तो वो उसको उसको लगा देंगे कानूनी तौर पे। ये नुक्ता हमारा कामयाब नहीं रहेंगे हम इस पॉइंट के ऊपर कि ये इससे पहले नहीं लग सकता था। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आपका ये क्वेश्चन है कि ये जो बिल है ये एक्ट बन पाएगा या नहीं। अच्छा, ओवरऑल इस बिल के एक्ट बनने पे या ना बनने पे तो शायद क्वेश्चन रेज हो जाए। मैं इसमें एक छोटी मेजर जो चेंज है, क्योंकि मेजर इफेक्टिव जो है ना, वो मेजर इफेक्टिव हैं हम सेल्स टैक्स वाले। जैसे अभी हमारे भाई खुरम साहब ने बड़ी डिटेल से उसको बताया कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को कहाँ लेके जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो सेल्स टैक्स जो एक्ट है, सेल्स टैक्स एक्ट का सेक्शन मैंने आपको बताया कि 3(2) जो है वो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर करता है और गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो रेट ऑफ सेल्स टैक्स को चेंज कर सकती है अगर फेडरल गवर्नमेंट उसको इजाजत दे दे। फेडरल गवर्नमेंट मींस कैबिनेट। तो कैबिनेट की अप्रूवल के बाद इसकी इजाजत मिल चुकी है। और जो रेट ऑफ सेल्स टैक्स है, जो कि इस बिल की एक मेजर चेंज है, बेसिकली बेस ही उस पर कर रहा है। बाकी तो छोटी अमेंडमेंट्स हैं, उन पे तो इतना शायद डिबेट हो भी ना उस तरह से। लेकिन जो रेट ऑफ सेल्स टैक्स है, दैट इज एम्पावर्ड इन योर स्टैच्यूट। आपका आइन का सेक्शन 77 में पहले भी मैंने जिक्र किया, वो बड़ा क्लियरली एम्पावर करता है। अगर आप कहते हैं तो मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ। नो टैक्स शैल बी लेविड फॉर द पर्पसेस ऑफ फेडरेशन except by or under the authority of Act of Parliament। इसी के साथ सेक्शन 3(2)B सेल्स टैक्स एक्ट का आपके गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी टाइम पे रेट बढ़ा दे या घटा दे या जो भी करना चाहे। और दिस इज आल्सो बैक्ड बाय ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट इन जजमेंट रिपोर्टेड है जी, ये PTD 2469 2017 में, जिसमें इसको अपहेल्ड किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका कि ये आया ये फाइनेंस बिल जो है ये पास हो जाएगा, एक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी जो तब्दीली वाली बात ये है कि जो रेट ऑफ सेल्स टैक्स है, रेट ऑफ सेल्स टैक्स गवर्नमेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी टाइम इफ फेडरल गवर्नमेंट अलाउज इट। फेडरल गवर्नमेंट मींस कैबिनेट। तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही सर ये बिल पास हुआ है, पेश हुआ है और ये प्रोमलगेट किया गया है। तो मेरा इस पे ओपिनियन, हम्बल ओपिनियन यही है कि सेल्स टैक्स की हद तक तो इस बिल के पास होने या ना होने का कोई कंसर्न नहीं है। वो तो एक सिंपल नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट जो उन्होंने कर दी है, उसके तहत ही आपका सेल्स टैक्स का रेट चेंज हो जाएगा। बाकी की जो अमेंडमेंट्स हैं सर, बाकी की अमेंडमेंट भी ऑब्वियसली अल्टीमेटली ये होनी ही है। क्योंकि देखिए, जैसे अभी खुरम साहब ने कहा कि हम लोग तो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं ना। तो जब आप रिक्वायरमेंट पूरी करने पे जाते हैं तो फिर आप इस कंसर्न से निकल जाते हैं कि हमने क्या करना है अपनी मर्जी से और क्या करना है हमने उनकी मर्जी से, जो लोग मतलब हमारे फाइनेंसर्स हैं, डोनर हैं। बेसिकली तो ये रिक्वायरमेंट उनकी पूरी की गई है। बहुत आई शुक्रिया। थिंक अच्छा, उमर मैं साहब को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, उमर साहब का क्वेश्चन ले लें। जी ले लें। जी उमर सईद साहब। जी उमर साहब। जी इजाजत है। जी सर जी सर। बिल्कुल इजाजत है। वीडियो भी अगर आप अपनी चला लें तो ज्यादा अच्छा चल होगा। रही है जी जी। अब सही है। जी जी जैसे अपना इमरान साहब बता रहे हैं, जो अप्रूवल की बात हो रही थी, क्या पार्लियामेंट हुकूमत का मतलब काबीना है या हुकूमत के मतलब पार्लियामेंट है?
पहले ये होता था कि एफबीआर अपने लेवल पे ये कर लिया करता था, एसआरओ वगैरह चेंज, तो अभी क्या इसमें गवर्नमेंट से मुराद कैबिनेट ली जाएगी या पार्लियामेंट ली जाएगी? ये जी मेरा इमरान भाई। क्वेश्चन है। जी सर। सर जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज है ना, गवर्नमेंट फंक्शनरीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रन की जाती हैं बाय फेडरल गवर्नमेंट, एंड फेडरल गवर्नमेंट इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन एज कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसमें सिंपल कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए, इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ये आपके कानून की अमेंडमेंट है, सेल्स टैक्स की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। तो कैबिनेट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट जी नेक्स्ट क्वेश्चन एम्पावर्ड। लेते हैं। कैसर कैसर अली साहब, इनका माइक अनम्यूट करें। जी कैसे सर? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कैसर हाई पाकिस्तान से। मुझे एक्चुअली मुझे क्या, बाकी भी सारे कुछ लोगों को, दोस्तों को हमारे जो ग्रुप में है उनको एम्बिग्युइटी है, आपने इसको क्लियर करने की कोशिश तो की है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के। जो पहले इन्होंने नोटिफिकेशन दिया उसमें तो खैर बिल्कुल नहीं था। ये जो फाइनेंस बिल है इसमें इन्होंने सबसेक्शन 2 और जो इसका मेन सेक्शन 3 है इसको इन्होंने करने की कोशिश की है। तो इसका मतलब है कि ये इसमें कैटेगोरिकली वाज़ेह है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के ऊपर भी 18% हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये बिल तो पास होगा जाके जब भी होगा, 2 दिन 4 दिन या जब भी इसको अप्रूवल मिलेगी, क्या ये इंप्लीमेंट 14 से ही हो जाएगा? क्योंकि अब हम इनवाइसेस कर चुके होंगे तो उसके ऊपर फिर हम जाके सेल्स टैक्स जो है वो 18% कैसे करेंगे? और जी सेम इमरान मेरे भाई। आगे भी सपोर्ट, जो आगे लोग हैं, जैसे मैं तो डीलर्स को करूंगा और डीलर्स आगे जो कस्टमर्स को सेल कर चुके हैं, तो उसके बारे में जरा काइंडली थोड़ी सी रोशनी डालिए। थैंक यू। जी कैसे साहब, थैंक यू जी। कैसे साहब के क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो इनका ये था कि इनका सेक्टर, इन्होंने अपने सेक्टर के हवाले से बात की कि क्या मेरा सेक्टर इसमें फॉल करेगा या नहीं करेगा। कैसे साहब, मैंने अभी फाइनेंस बिल में जो प्लेन रीडिंग की है ना, उसके जो पहले पैराग्राफ में उन्होंने सेक्शन 3 विच डील्स विद रेट ऑफ सेल्स टैक्स, उसको ही अमेंड कर दिया। तो जब उन्होंने उसको अमेंड कर दिया तो दैट मीन्स इट इज ऑल अक्रॉस द बोर्ड, मतलब ये सब पे एप्लीकेबल हो गया। तो मेरे ओपिनियन, इस पे मेरी ओपिनियन है, हो सकता है कुछ लोग डिफर करें या कल कोई एजुकेशन में जाके कोई और ओपिनियन आ जाए, लेकिन अभी तक की ओपिनियन मेरी यही है। इस यही पे है। मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी एक बात और ऐड कर दूं। जो लोग पुराने प्रैक्टिस में हैं वो जानते हैं कि 2005 में जब जीएसटी खत्म किया गया था 5 सेक्टर के ऊपर, टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स, सर्जिकल और इन लोगों पे, कारपेट इंडस्ट्री पे, उसमें 5 जून 2005 को ये अमेंडमेंट आई थी और ये भी कम इनटू फोर्स एट वंस थी। तो 5 जून 2005 तक लोगों ने 15% सेल्स टैक्स का रेट होता था, तब उस दौर में सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू की थी, और 6 तारीख को जो इनवॉइस इशू की थी वो 0 रेट पे थी, उस पर सेल्स टैक्स का रेट 0 था। तो सिमिलर इज द केस 2016 में, आई थिंक, जब ये 5 सेक्टर को दोबारा किया गया मार्च के महीने में, आई थिंक मुझे डेट शायद भूल रही है, 20 मार्च थी या 17 मार्च थी, उस टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि वो एट वंस कम इनटू फोर्स हुआ था। तो ये 2 दफा ये सेल्स टैक्स के हवाले से ना सर, ये चीजें हो चुकी हैं पाकिस्तान में, जिसमें से एक मैंने आपको 2005 की मिसाल दी और दूसरी मैंने आपको 2016 की मिसाल दी। तो ये दैट टू माय ओपिनियन दैट विल कम इनटू फोर्स एट वंस। अच्छा, अब इसमें क्या इशू आएगा? इसमें इशू ये आएगा कि ये बिल बेसिकली अगर आप देखें तो ये तो रात को कहीं लेट जाके पास हुआ और हमें 15 तारीख को पता चला। अब मेरे यस पास मैं मिसाल लेता हूँ एक, बड़ी आसानी से आप लोग सारे समझ जाएंगे। एक क्लाइंट है जहाँ पे पीओएस लगा हुआ है। अब पीओएस में मेरे पास, मुझे तो एक दिन पहले नहीं पता था कि 14 को रेट चेंज हो जाएगा रात को, और मैं 14 की दिन की इनवॉइस 16% पे, 17% पे काटूंगा या 18% पे इशू करूंगा। तो रात को अब चेंज हुआ है, तो अगले दिन पता चला जी कि कल से ही एप्लीकेबल हो गया हुआ है 14 से। तो 14 की सेल मैं तो इशू कर चुका हुआ। तो ये तो जब एडजुडिकेशन में मुझे नोटिस आएगा या कोई डिपार्टमेंट इसका वे आउट निकालेगा तो उस वक्त की बात है। बट इन माई ओपिनियन 14 से ऑनवर्ड जो सप्लाईज हैं, खुरम साहब का ओपिनियन भी जी सुन लेते हैं। जी मेरा ओपिनियन यही है कि 14 से ऑनवर्ड जो सप्लाई है ना, इंक्लूडिंग ठीक है। 14, वो खुरम शहजाद साहब, 18% आप इस क्वेश्चन के ऊपर कोई कमेंट देना चाहते हैं? आप माइक जी अनम्यूट करें। कर दिया नहीं। जी सर, इसी पे मैं जी ठीक। इमरान साहब से थोड़ी सी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इन्होंने सर बड़ी चालाकी की है। इन्होंने पहले एसआरओ जारी किया 14 को। तो मेरी लाहौर में भी बात हुई, वहाँ पे जो टैक्स बार के मेंबर्स हैं उनसे, तो उन्होंने कहा यार उसमें अब झोल है कि चूंकि वो आप एसआरओ के तहत मेन रेट चेंज नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया कि 15 को बिल मंजूर होना, तो 15 में फिर वही अमेंडमेंट डाल दी जिसके ऊपर उन्होंने कहा। तो अब इसमें दो चीजें हैं, जैसे अभी वो कैसर साहब कह रहे हैं ना कि अब दो, जिसमें एक तो डेट वो ली जा सकती है जिसपे असेंट मिला इनको पार्लियामेंट का,
अगर आप विद रिस्पेक्ट टू द लॉ लाना चाहते हैं ना कि जी वो, क्योंकि एसआरओ पे तो वो बहुत सारे लीगल इश्यूज रेज होना शुरू हुए, लोगों ने कहा जी कि एसआरओ के तहत तो आप रेट चेंज नहीं कर सकते। तो लाहौर वालों ने भी कहा जी कि अब देखें एसआरओ इशू हो चुका है, तो एज ऑफ नाउ का मतलब यह है कि 14 वाला दिन इंक्लूडेड है, 14 वाले दिन से ही आपने ये रेट चेंज कर लेना है। तो जाहिर है अब ला आता है तो 2-4 घंटे में 5 घंटे में उसकी डाइसेक्शन भी सामने आ जाती है। तो लोगों ने कहा नहीं जी ये तो कर नहीं सकते। तो वेरी नेक्स्ट डे, अब इसमें दो चीजें हैं, अगर तो एसआरओ स्टैंड कर जाता है तो फिर 14 तारीख है, अदरवाइज वो दिन जिस दिन ये अप्रूव हुआ और इसके ऊपर जो है वो सदर साहब जो है इसकी वो असेंट दे देते हैं और वो दोनों हाउसेज से पास हुआ है, फिर वहां पे भी। और नॉर्मली ये होता है, आपको पता है कि जब वो बिल एक्ट बनता है तो वहां पे नॉर्मली कैटेगोरिकली बताया भी जाता है कि फ्ला कट ऑफ डेट से इसके अंदर जो रेट है ये एप्लीकेबल है। ये आपको याद होगा कि ये जब सप्लीमेंट्री बिल ये पीटीआई लेके आई थी ना लास्ट जनवरी के अंदर, जब सोलर पे टैक्स लगा था, तो वो सारी उस पर जो वर्किंग हुई थी वो दिसंबर में मुकम्मल हो गई थी। फिर वो फर्स्ट वीक ऑफ जैन में वो बिल आया, तो उनने जब वो अप्रूवल हुआ, फिर अपोजिशन वगैरह वो सारा ड्रामा लगा रहा, तो उसके बाद उस पर जो कट ऑफ डेट आई थी वो 16 को आई थी। तो वो अगर आप उसकी क्लैरिफिकेशन देखें ना एफबीआर की, तो उस पर वो लिखा होता है कि ये जो टैक्सेस हैं ये फलां कट ऑफ डेट से ऑनवर्ड जो है वो एप्लीकेबल होंगे। तो इसमें सर मेरा वही अगेन है कि अगर तो आपने बेस्ड ऑन एसआरओ देखना है तो फिर फ्रॉम 14th है, और अगर अब बिल में भी सेम अमेंडमेंट है। मुझे ये समझ नहीं आती कि इनको जल्दी क्या थी 14 वाले दिन एसआरओ इशू करने की, जबकि वेरी नेक्स्ट डे आप बिल भी लेके आ रहे हैं असेंबली के अंदर, तो तब तक आप वेट कर लेते। तो अच्छा, इस बात पे जो आप जी बात, जी जी सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, लेकिन इस बात पे एक कमेंट मैं करना चाहता हूँ, जी इफ यू परमिट मी, जी जी कि जो आईएमएफ है उसके बारे में एक खबर आज चली कि आईएमएफ न सिर्फ पाकिस्तान के जो अहदाफ जो एक्शंस लिए गए हैं 14 फरवरी से लेकर अब तक, उससे न सिर्फ मुतमिन है बल्कि बहुत हैरान भी हुआ है कि इतनी जो स्पीड से जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये आज की एक खबर थी जो कि इसके साथ कनेक्ट होती है कि इन्होंने जो ये काम सारा किया है, जो आपने पहले तबसरा किया ना कि ये आईएमएफ नहीं, इनकी अपनी एक थी सोच, तो आईएमएफ ने उसकी वजाहत भी फिर इस तरीके से पेश कर दी कि वो न सिर्फ मुतमिन बल्कि वो हैरान हुआ है कि आप ये कुछ भी कर सकते हैं। वैसे अजराए तफन्नुन मैं कहूंगा इसको शबाज स्पीड कहते हैं। चले इसमें खुरम साहब की बात वैलिड है। आई होप कैसर साहब आपने इसका जो है मेन आंसर आपको आपके क्वेश्चन का मिल गया है। एक सर दिन इसमें का जो अगले फर्क आ रहा है, एक छोटी सी मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम वो एसआरओ देखें तो उसमें सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 फ्रॉम 17% टू 18 उन्होंने जब किया, उसमें जो सबसेक्शन 2 है उसमें उस एसआरओ में उन्होंने उसको डिस्कस नहीं किया था। ये सर ने बिल्कुल ठीक कही है खुरम साहब ने कि अगर तो ये इन्होंने जब पार्ट बिल का बनाया और जब बिल ये अप्रूव होगा तो फिर हमारे ऊपर, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हैं, हाई पाकिस्तान से मैं हूँ, तो देन मेरे ख्याल में हमारे पे इम्प्लीमेंट, मेरे जो जितने कंसल्टेंट हैं, जो दोस्त है बाप है और जो हमारे सारे वो है, उन्होंने भी यही कहा है कि ये एसआरओ जो है ये हमारे ऊपर नहीं जाएगा और हम जो जब ये एक्ट बन जाएगा तो इस देन जाके ये हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। बाकी कैसर साहब मैं ना इसमें एक दोबारा रिपीट छोटी सी बात करता हूँ। आई होप कि अब्दुल सलाम साहब और खुरम साहब इसको बैठ करेंगे। जो है ना सेल्स टैक्स एक्ट, सर सेल्स टैक्स एक्ट का सेक्शन जो है ना 3, जो चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स को डील करता है, सेक्शन 3 के अंदर ही अगर आप आते हैं ना तो 2B, 2B जो है ये अमेंडमेंट आई थी सर 2018 में। ये अमेंडमेंट में इन्होंने लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब है। फेडरल गवर्नमेंट मे सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज इट मे इम्पोज बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट डिक्लेयर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्सेबल गुड्स टैक्स शैल बी चार्ज्ड, लेविड, collected and paid in such manner and at such higher or lower rates as may be specified in the notification। आपका जो कानून है ना सर सेल्स टैक्स एक्ट का, मैं सिर्फ अभी इसकी बात कर रहा हूँ कि मेन डिस्कशन यही हो रही है। इसमें कानून में ये गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी नोटिफिकेशन के जरिए जो कि वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर देगी, रेट ऑफ टैक्स चेंज कर सकती है। मैं इस पे हम्बली ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि इसमें बिल के पास होने ना होने का ताल्लुक नहीं है, बिकॉज स्टैट्यूट में ये चीज मौजूद है।
कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो टैक्स रेट को कम या ज्यादा कर सकती है। ये एक्ट कह रहा है जो कि पार्लियामेंट से पास शुदा है। तो जब एक पावर आपने किसी को दे दी है, तो जब तक आप समझते हैं कि रिवोक नहीं होगी वो पावर, तो वो पावर उसके पास रहेगी और उसको एक्सरसाइज कर सकता है। टू दी एक्सटेंट ऑफ रेट ऑफ सेल्स टैक्स, मैं समझता हूँ ये बिल होना या ना होना अलग चीज है। सिर्फ एसआरओ भी काफी है इसके लिए। फर्दर जो अमेंडमेंट्स हैं उन पे हम ये बात कर सकते हैं कि बिल पास होगा या ना होगा। इस पे हाई कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है, और ये चीज आपके आर्टिकल 77 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी ठीक है। बिल्कुल क्लियरली रिटर्न है, जो मैंने ठीक है, अभी हम रीड किया। हम अगले पॉइंट्स पे जाते हैं क्योंकि हमारे पास सर टाइम भी शॉर्ट है। जी खुर्रम शहजाद साहब अपनी तरफ वीडियो ऑन करें। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये है कि कैपिटल एसेट जो अभी इन्होंने सेक्शन 37 के अंदर एक तरमीम की है, जिसके तहत जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर्स की जो ट्रांसफर है उसके ऊपर एक टैक्स लगाया है। क्या ख्याल है गवर्नमेंट ने इससे क्या एक तो मकसद अचीव करना है, नंबर वन। नंबर टू कि इसमें विद होल्डिंग एजेंट जो बनाया है वो एक्वायरर को, जो एक्वायर कर रहा है उसको बनाया है, तो कंपनी को क्यों नहीं बनाया? जिस कंपनी के शेयर्स जो थे वो ट्रांसफर हो रहे थे उसको एज अ विद होल्डिंग एजेंट बनाते, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल तो उसको तो अलहदा से एक यानी प्रिस्क्राइब पर्सन या विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे आना पड़ेगा। इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं? सर पहली बात तो यह है कि ऐसी तमाम कंपनी, जैसा उन्होंने कहा है कि जो ऑलरेडी डील नहीं हो रही थी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी और एनसीसीपीएल के साथ काम नहीं कर रही थी, वैसे बाय द वे वो बच जाते थे। जब ये ट्रांसफर हो रहा होता था तो उनकी टैक्सेशन, जैसे कि फॉरेन अगर कोई कंपनी या कोई फॉरेन बंदा डील कर रहा है तो 152 के अंदर को विद होल्डिंग वगैरह उसके ऊपर हो रही थी, बट अदर देन लेस वो कहीं काबू नहीं आ रहे थे। तो उस चीज को कैटर करने के लिए ज़ाहिर शायद उन्होंने ये किया। इसके अलावा कुछ प्रोविडेंट फंड्स हैं, कुछ रिएट स्कीम्स हैं। तो बाकी आप जो बात कर रहे हैं ना, वो अब मसला ये है कि विद होल्डिंग एजेंट नॉर्मली अगर आप देखें ना डेफिनेशन, तो वो वही होता है जो बंदा अक्वायर कर रहा होता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कंपनी एज ए इंस्टीट्यूशन है, तो वो मेरा ख्याल है नहीं है, चूंकि नॉर्मली जो शेयर, हाँ अगर कंपनी अक्वायरर कंपनी है तो डेफिनेटली कंपनी को होना चाहिए, लेकिन अगर अक्वायरर जो है वो इंडिविजुअल है तो मेरा ख्याल है फिर इंडिविजुअल को ही होना चाहिए। तो फेयर मार्केट वैल्यू, इसके ऊपर भी तो एक बड़ी डिस्कशन हो सकती है ना, कि जो सेक्शन 68 है उसके रेफरेंस तो दे दिया, लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स कोटेड नहीं है, अनकोटेड शेयर है, वो अनलिस्टेड कंपनी है, उसके जो एफएमवी निकलेगी वो तो फिर कोई थर्ड पार्टी जैसे कोई सीए फर्म है वो कोई उसको ऑडिट करे, उसकी ब्रेकअप वैल्यू कैलकुलेट करे। तो एफएमवी के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? सर ये मैं समझता हूँ इसके अंदर अभी झोल है, क्योंकि ठीक। स्टैंडर्डाइजेशन बड़ी जरूरी है, वरना हर बंदा इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा। और बाकी ये है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कुछ फर्दर जब ये लॉ आ जाएगा उसके बाद कोई क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, या जैसे इमरान मुनीर साहब हैं, आप फैसलाबाद टैक्स बार की तरफ से लिख सकते हैं, मैं अपने प्रेसिडेंट साहब तनसीर बुखारी साहब को कह सकता हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ से कि ऐसी कुछ क्लैरिफिकेशन जाए। वंस ये हो जाता है उसके बाद एक चीज और भी जैसा आप लोग जानते हैं वो ये है कि अभी ये लॉ बनेगा और लॉ के बाद फिर एफबीआर की तरफ से क्लैरिफिकेशन आती हैं। तो मेरा ख्याल है हमें उस क्लैरिफिकेशन का भी वेट करना चाहिए कि जब वंस ये एक्ट बनेगा और एक्ट बनने के बाद एक क्लैरिफिकेशन आती है वो हमें पढ़ लेनी चाहिए। अगर उसमें भी ये ना हो तो फिर जाहिर है हमें उस पर रूलिंग पे जाना चाहिए, अदरवाइज ये सब्जेक्टिव मैटर है। इमरान साहब अपने हिसाब से एफएमवी निकाल रहे होंगे, मैं अपने, और डिपार्टमेंट का आपको पता है उनका तरीका वारदात क्या होती है, वो पहले ही ऐसी सवाबदीदी मसाइल देख रहे होते हैं कि जहाँ पे वो अपनी रूलिंग निकाल सकें। तो वो फिर ये होगा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आपको पता है जितनी एफएमवी उनको निकालनी आती है वो आपको पता ही है। तो ये मसला बना रहेगा, ये बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है सर। ठीक है। अच्छा, अब अगले मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इमरान मुनीर साहब से कर लेते हैं क्वेश्चन। इमरान मुनीर साहब, बहुत सारी ऐसी चीजें भी इन्होंने मेंशन की हैं जैसे मोबाइल है और दूसरी आइटम्स हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक ऐसी प्रोडक्ट्स जो, और जो पाकिस्तान में खास तौर पे जो इन्वेस्टर्स थे, जैसे कुछ कंपनीज आई पाकिस्तान में आकर उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग की, तो अब जो जनरल जो जिस तरह टैक्सेशन को बढ़ाते जा रहे हैं, और जैसे खुरम भाई ने भी जिक्र किया था कि ज्यादातर जोर उनका जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है, हाँ वो सेल टैक्स में हो, हाँ वो इनकम टैक्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ विद होल्डिंग टैक्स हो। तो क्या समझते हैं आप इससे फिर के जो मोबाइल के ऊपर जो टैक्सेस को बढ़ा दिया गया है? देखिए इसमें जो है ना, मोबाइल वाली जो आप बात कर रहे हैं, जो तो यहाँ पर है मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में,
मेरा ख्याल है कि शायद वो तो इतने एक्सपेंसिव फोन शायद नहीं बना रहे होंगे जो $500 से, क्योंकि $500 काफी हैंडसम अमाउंट है, इसमें एक ब्रैकेट ही डिफरेंट चली जाती है। तो वो उस ब्रैकेट वाले मोबाइल फोनों पे इन्होंने टैक्स रेट ज्यादा किया है, बाकियों पे तो 1% वो जो सेल्स टैक्स का आम रेट है 17 से 18 वही किया गया है। सिर्फ एक $500 की ब्रैकेट को अगर आप निकालें अंदर से, तो वो आई थिंक काफी एक हैंडसम अमाउंट बनती है जो बड़े फोन आते हैं उनमें ठीक टैक्स है। रेट को ज्यादा किया गया है। ये अगर इसको हम इस सेंस में सोचे ना, देखिए कि जो जैसे सुपर टैक्स का एक कॉन्सेप्ट था कि जो हम्म, कंपनीज पहले ही ऑलरेडी बहुत हैवी प्रॉफिट ले रही हैं उनसे एक्स्ट्रा ले लिया जाए। इसी तरह अगर एक ठीक है। फोन पहले ही बहुत महंगा है तो उसमें से मजीद इन्होंने कुछ 4% या 5% या 6% एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हैं। आई थिंक इसको हम चले फिलहाल उतना इस पे मतलब डिबेट में नहीं ठीक लेके है। जाते। आम ठीक नॉर्मल है। पे तो 1% का ही डिफरेंस पड़ा है। ठीक लेकिन है। जो आपका मेन क्वेश्चन है ना, मेन क्वेश्चन हम्म। जो आपका ये था, जो खुरम साहब ने जिसकी तारीफ की कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आप इतने ज्यादा बढ़ा के महंगाई कर रहे हैं और उन हम्म। सेक्टर्स को आप देख ही नहीं रहे जहां पे हम्म। आपका इतना ज्यादा पोटेंशियल है, जहां से आप इतनी ज्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे खुरम साहब ने एक बात की कि फाइल्स प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डील होती हैं, इसमें कुछ हम्म। तो लोग ऑर्गेनाइज हो गए हैं, जो बड़े हम्म। डेवलपर हैं, बड़े बिल्डर हैं, वो तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी विद होल्डिंग खुरम साहब उन्होंने शुरू कर दिया, आप जानते होंगे। जैसे बैरियर डाउन, डीएचए, सिटी हाउसिंग, ये लोग तो अब इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी विद हल्ड कर रहे हैं टैक्स साथ साथ। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद बैठी है जो कि हम्म। डेवलपर ही रजिस्टर्ड नहीं है आज तक। वो जब डेवलपर रजिस्टर्ड ही नहीं होगा एफबीआर में, तो वो टैक्स कहाँ से काटेगा और क्या करेगा। तो ये बात आपकी ठीक है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से महंगाई जो है उसका बोझ सारे का सारा ठीक है। अवाम पे आता है। ठीक है, हमने अब इसको रैप अप भी करना है। तो इनकम टैक्स के अंदर जो दूसरी अहम चेंज थी वो है कि फंक्शंस और गैदरिंग्स के अंदर जो है वो टैक्स को रिवाइव कर दिया गया है, जो कि पहले ख़त्म किया गया था। तो खुर्रम साहब, एक तो इस जो तरमीम है इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें और बता दें पार्टिसिपेंट्स को कि ये क्या है, और दूसरा फिर ये बता दें कि ये किन किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। सर वो जैसे इमरान साहब ने पहले कहा कि ये असल में पहली बात तो ये है कि ये वेलकम है दोबारा, वही मेरे ख्याल है फाइनेंस एक्ट 2020 में इसको निकाला गया था। तो एक जी दो साल में तो अभी असल में डर ये है इनको अपोजिशन में को परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की जैसे आपको चल रही है, आप देख ही रहे हैं टीवियों पे, वो ये है कि अब ये इन्होंने बड़ा स्मार्टली टैक्सेस लगाए हैं, बड़ा जिसे कहते हैं ना, आप सोच समझ के उन एरियाज को जाके टच करने की कोशिश की है कि जिससे कम से कम जो है ना अपोजिशन कम आए सामने ना। जिस पे उन्होंने कहा जाए कि हम आजकल वो कह रहे थे डार साहब के, मैं टीवियों पे देख रहा हूँ बड़ी लेविश किस्म की शादियां हो रही हैं, तो हमें सादगी अपनानी चाहिए, और फिर उसी इसी में से उन्होंने गुंजाइश निकाल के तो उन्होंने कहा जी कि हम ये काम करने जा रहे हैं। दूसरा इमरान साहब वो जो कह रहे हैं इसमें सर थोड़ा सा फैक्टर एक और भी है, चूंकि आप माशाल्लाह कैलकुलेशन बड़ा डीपली देखते हैं। ये जो एडवांस टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स है ना सर, या तो ये आपकी ग्रॉस इनकम पे लग रहा है या आपकी एक्सपेंस साइड के ऊपर लग रहा है। अब देखें ग्रॉस टैक्स को अगर हम पढ़ें तो वो नेट के ऊपर लगता है, टेक्निकली टैक्स को नेट इनकम के ऊपर लगना चाहिए। ये नहीं कि आपने ग्रॉस इनकम कमाई, अभी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बाकी खर्चे निकालने और आपसे वहीं पे टैक्स ले लिया जाए। अच्छा, और गलती से नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंपनीज और बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं तो वहां उनका वो फंड रिफंड है, और जब हम रिफंड के लिए जाते हैं तो वो हंस के डाल देते हैं, वो हंस के दिखा देते हैं आगे से। तो ये जो ज्यादती है ये नहीं होनी चाहिए। आप ठीक है आप टाइम पे लें, अगर एक्सेस टैक्स चला गया तो वो भी वहां पे भी थोड़ी सी मेहरबानी हमारे साथ करें आप लोग। और फंक्शन और गैदरिंग सर अगेन वही जैसे इमरान साहब ने बताया वो पूरी लिस्ट है वहां पे, जितने भी मेजर होटल्स हैं, मोटल्स हैं, और इसके अलावा मार्केट हैं, जो भी ये फंक्शंस गैदरिंग और वर्कशॉप्स वगैरह और इस तरह के फंक्शंस वहां कंडक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है इन्होंने 10% जो है वो जो ग्रॉस अमाउंट होगी बिल की उसके हिसाब से। एडजस्टेबल होगा। जी सर, एडजस्टेबल होगा। एडजस्टेबल होगा। जी जी एडजस्टेबल टैक्स होगा। ये शुक्र करें मिनिमम नहीं रखा उन्होंने। ठीक है। तो मैं यहीं पे ही अपने जो पैनलिस्ट हैं, वर्दी पैनलिस्ट इमरान मुनीर साहब और खुर्रम शाद साहब रावलपिंडी से हमारे साथ थे, तो उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और इनसे क्लोजिंग रिमार्क्स भी ले लेते हैं और इसको फिर हम कंक्लूड करते हैं। पहले इमरान मुनीर साहब अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें, फिर खुर्रम साहब से ले लें। सर जी, इसमें जो मेन इस अमेंडमेंट में मैंने जैसे बार बार कहा है, मेजर अमेंडमेंट सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स का रेट चेंज हुआ है जिसका बर्डन आएगा आपके पास। जो स्टॉक्स मौजूद होंगे उस रेट को जब आप वो सेल करने जाएंगे तो आपको नए रेट पे सेल करने पड़ेंगे, और वो जो 1% आपको देना पड़ेगा अपने पास से टैक्स, क्योंकि आपने एडजस्टमेंट तो 17% भी ली हुई है पीछे। तो ये जो ठीक है। 17% से 18% हुआ है, ये मेजर चेंज है। और ये ठीक है। ऑब्वियसली ऑन द डिमांड ऑफ IMF ही हुआ होगा, जैसे कि हमें अपेरेंटली नजर भी आ रहा है। ठीक। विदाउट गेटिंग द डिस्कशन इनटू पॉलिटिकल साइड, रेट ऑफ सेल्स टैक्स जो है वो इंक्रीज होना एक मेजर अमेंडमेंट है।
फंक्शन और गैदरिंग वाला काम भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जिसमें इन्होंने उसका स्कोप, जैसे खुरम साहब ने कहा ना, बहुत बढ़ा दिया है और बड़ा स्मार्टली लगाया है। पहले ये स्कोप बड़े डिफरेंट तरीके से था, जिसमें वो ना और तरीके से इसको चार्ज करते थे, नंबर ऑफ पर्सन का हिसाब था। स्टडी सही की हुई है। उन्होंने इस दफा वो शायद कोई मार्की वाला मिल गया हमको, शादी हॉल वाला, उससे पूछ के लगाया कि यार किस तरह से लगाएं। एनी हाउ, तो मेजर अमेंडमेंट्स यही हैं। बाकी वो शेयर्स वाला तो ऑब्वियसली जो कंसर्न लोग हैं वो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हिट होगी, लेकिन ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें ऑल अक्रॉस द बोर्ड इफेक्ट होंगी, सेल्स टैक्स का रेट और ये जो शादी और फंक्शन वाला जो टैक्स है। जी खुर्शीद साहब, व्हाट्स योर सर फाइनल मेरा व्यूज? मेरा इस फोरम के हवाले से होगा, मेहरबानी ये है कि इमरान साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन होती है, आप टाइम निकालते हैं, और हमारे प्राइम ग्लोबल वाले हैं वो माशाल्लाह बड़ा पेश होते हैं। तो काइंडली एक तो इसको ना थोड़ा रेगुलर कर लें, ठीक है, कि मंथली या क्वार्टरली कुछ इस बेसिस पे कुछ कर लें। दूसरा ये कि यूट्यूब चैनल थोड़ा सा मेंटेन करें जो हमारी ये डिस्कशन होती है, ताकि कुछ लोग जो है इससे मुस्तफीद हो सकें। वो एक तो वो थोड़ा सा मेहरबानी करें। बाकी ये चली जाएगी वीडियो इंशाल्लाह ताला, यूट्यूब चैनल हाँ से जी, भी वो अपलोड हो एक जाएगी, रेगुलर फेसबुक पे भी काइंडली। चली जाएगी। आज कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे हम फेसबुक लाइव नहीं जा सके, और हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं सिर्फ उन्होंने ही सुना है। लेकिन एज सून एज वी कंक्लूड दिस सेशन, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर देंगे अपने फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे। बाकी सर लास्ट बात में इस पे, वही जो सेल्स टैक्स वाला मेन मुद्दा है हमारा, उस पे ये मैं कहूंगा कि जब ये आया था तो जाहिर है आपको पता है हमारे यहाँ कानूनी जंग बहुत लंबी हो जाती है। तो हम चूंकि कंसल्टेंट होते हैं, हमने एक सेफ साइड लेनी होती है। तो मैंने उन्हें कहा था कि भाई अब चार्ज करना शुरू कर दे। पहली बात, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर का, ये सर्विस प्रोवाइडर की कोई इफेक्ट नहीं करता, उसने सर्विस के ऊपर ये लगाना है, तो ये अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाता है, उसको इफेक्ट नहीं करता। तो हमने खैर ये 14 से ऑनवर्ड जो भी हमारे 15 से 18 वाली पार्टी थी उसको इंक्लूड, मैंने तो कह दिया कि भाई लगाना शुरू करें। या मैं बाद में जंग लड़ना कि जी ये ठीक है, किसकी पावर है किसकी नहीं है, ये बाद की लंबी गेम है, और आप इस पे हिट होंगे तो मैं जाहिर वो चीज हमारे लिए मसला होगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम अफराद का, बड़ा मजा आया डिस्कशन करके जी। थैंक यू, और काइंडली इसको कंटिन्यू कीजिएगा इंशाल्लाह। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड वी बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम।